अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से हज एक है। शरई तौर पर हज साहिब हैसियत और जो इस्तात रखने वाले लोग हैं उन पर फ़र्ज़ है। इस साल 20 लाख से ज़ायद अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें से पाकिस्तानियों की तादाद 1,84,000 के करीब होगी। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान वो मुल्क है जहां से सबसे ज़्यादा लोग हज की सआदत के लिए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये मुक़द्दस फरीज़ा जो है ये पाकिस्तान में कई बार मतनाज़ हो चुका है। 2010 में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हज स्कैंडल सामने आया और उसमें गिरफ्तार होने वाले साबिक वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर की 2017 में फिर वो रिहा हुए। उसके बाद से अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि हज स्कैंडल में करप्शन तो लाजमी हुई, लेकिन करप्शन की किसने, वो किरदार आज तक सामने क्यों नहीं आ सके। इस पर कभी किसी ने बात नहीं की, जबकि इस वक्त मुल्क में हुकूमत की जानिब से हज सब्सिडी ख़त्म करने पर जो नून लीग ने एक बार अपने दौरे हुकूमत में दी, अब उस पर अपोजिशन ने इस मामले पर सियासी अखाड़ा बना लिया है। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से ये सब्सिडी दी जाती थी, इसलिए अब नई हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि बातें तो रियासत मदीना की जाती हैं, लेकिन मदीने जाने का सफ़र मुश्किल कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या मुल्क में हज सब्सिडी के अलावा और कोई इशू नहीं है जिस पर सियासत की जा सके। मजहबी इक़दार को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों मुलविस किया जा रहा है। क्या हुकूमत ने हज महंगा होने और हज अखराजात में इजाफे पर क्या ये कहा जाए कि आवाम को सही एतमाद में नहीं लिया, आवाम को सही समझा नहीं पाए कि क्यों सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, क्यों हज अखराजात में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से हुकूमती जो फैसला है इसके गले पड़ गया, अपोजिशन भी सारी पीछे पड़ गई है। क्या हज सब्सिडी ख़त्म करने का हुकूमत का ये जो फ़ैसला है इस पर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए या बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। जबकि आम सवाल ये भी है कि हर इस्लामी रियासत में इबादत के लिए आसानी पैदा की जाती है। क्या हुकूमत दूसरे शोबों से बचत करके हज के लिए सब्सिडी दे सकती है या पहले मुल्क की मौशी हालात बेहतर करना ज़रूरी हैं। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम डिस्कस करेंगे। जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम बात करेंगे इकॉनमी की, कि इकॉनमी को इस्तेहकाम के लिए उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत 6 माह से पॉलिसियाँ तो बना रही है, लेकिन अभी तक आवाम को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिला, ना ही मईशत को इस्तेहकाम मिला। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट का ऐलान किया, जिसको हासिल करके बैरून मुल्क बसे जो पाकिस्तानी हैं वो मुल्क में ज़र मुबादला भेज सकेंगे, और जो भेजा गया ज़र मुबादला होगा उस पर 3 साल और 5 साल के बाद इंटरेस्ट हासिल कर सकेंगे। क्या नई ये जो पॉलिसी दी जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, क्या ये मुतासिर करने में हुकूमत पाकिस्तान जो है ये कामयाब हो पाएगी? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब हैं, लाहौर से आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, साबिक वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे, और जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा उसमें हमें माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग ने अपने दौर हुकूमत में एक बार हज पर सब्सिडी दी। अब अगर हुकूमत वजूहात बयान कर रही है कि डॉलर महंगा हुआ, सऊदी अरब में 15% टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया एक हाजी पर, उसके अलावा इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती, तो इस पर अपोजिशन सियासत क्यों चमका रही है? क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और इशू नहीं है? और वैसे भी इस चीज़ पर तो हमारा ईमान भी है और ये तय भी है ये चीज़ कि जो हज है, ज़कात है, ये तो साहिब इस्तात लोगों पर फ़र्ज़ है ना, तो फिर हुकूमत सब्सिडी क्यों दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह आपने सही कहा कि ये तो एक अरकान इस्लाम में एक रुकन है हज, और इस हवाले से यानी पिछली हुकूमतों ने भी कोशिश की, और ख़ास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की थी उसके दौरान हाजियों को काफ़ी सहूलियात भी फराहम की गई और उसके साथ पैकेज भी कम हुआ। ये सब्सिडी हर साल नहीं दी गई थी, बल्कि 2013 में जिस वक्त हम आए तो हमने जो एक ही कैटेगरी उसके बाद की, पहले मुख्तलिफ कैटेगरी थी, 2-3 कैटेगरियां थी। एक कैटेगरी करने का मकसद ये था कि जो भी सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए जाए उसके लिए
एक ही किस्म के इंतजामात हों, सबको सहूलियात बराबर हों, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी आई। और दूसरी बात यह है कि ये जो खिदमात के लिए दी जाती हैं, जिस तरह एक मिनिस्ट्री बनाई है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, फिर बहुत सारी जी मिनिस्ट्रियों के लोग फिर वहां जाकर खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो ये तो हाजियों की खिदमात के लिए हुकूमत पहले से करती चली आ रही है। इसको मेरा ख्याल है सब्सिडी तो न समझे, ये उनकी एक जरूरियात है, उसको पूरा करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। और इस तरीके से अब आप लेकिन आप ये भी तो बात देखें ना, एक आम आदमी के जो टैक्स है, एक गरीब आवाम, जो गरीब बंदा एक टैक्स देता है, उसके टैक्सों का जो पैसा है वो हाजियों को क्यों दिया जाए? अगर किसी के पास पैसे हैं, साहिब इस्तात है, तो वो जाए जरूर हज करे। एक आम आदमी के टैक्सी से कोई दूसरा हज क्यों करे? नहीं नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, आम आदमी के टैक्सेस से बिल्कुल नहीं हो सकता। बल्कि जो एक बात ये है कि जी अमीर आदमी पर ठीक है हज फर्ज है, लेकिन कोई भी मुसलमान जिसकी दिली ये ख्वाहिश है कि वो हज करना चाहता है, वो अपने अगर पैसे का इंतजाम कर सकता है तो उसको जो जायज उसकी जो जरूरियात है, अखराजात हैं, वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है इतना वो पैकेज रखे, ना कि इतना पैकेज वो जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यहाँ पर तो दो कैटेगरी के, जो एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट, इसीलिए रखे हैं। प्राइवेट तौर पर जो ज्यादा अफोर्ड कर सकता है वो जा सकते हैं, तो नहीं कर सकते तो सरकारी स्कीम के तहत अगर वो जाते हैं। लेकिन अगर सऊदी हुकूमत ने 15% टैक्स लगाया, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है ना? नहीं, लेकिन ये तो टैक्स पिछले साल भी लगा था, ये कोई इस साल नहीं है, पिछले साल टैक्स था। फिर उसके बाद जो अगर कहते हैं सब्सिडीज की बात है, सब्सिडीज मैं समझता हूँ ये नहीं होती, ये बल्कि जो एक जरूरत है हुकूमत की तरफ से खिदमात हो वो पूरी करनी चाहिए। अब इस वक्त जो 1,56,000 मेरा ख्याल है 1,56,000 का इजाफा हुआ है, 1,75,000, किसी सूरत में भी ये मुनासिब नहीं है कि इतना ज्यादा इजाफा, चाहे वो डॉलर भी महंगा है, चाहे टैक्स भी ज्यादा लगा है, लेकिन इतना नहीं हो सकता। मुझे खुद इसका अंदाजा है, जब मैं जाता रहा हूँ, मैं वहाँ रिहाइश भी मैंने देखी है, वहाँ ट्रांसपोर्ट का भी मुझे पता है, वहाँ कैटरिंग का भी मुझे पता है। ये 2-4 चीजें हैं बड़ी मैन, जो एयर फेयर है, ये सारी चीजें, तो इसमें इतना इजाफा तो बहुत जाती है। मैं तो समझता हूँ बहुत ही जाती है। इस पर सियासत की बात नहीं है, जो हकीकत की बात है कि एक इस्लामी मुल्क में जो मुसलमान कोई भी कलमा गो, उसकी दिली ख्वाहिश होती है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। और वो कई अमीर लोग वो नहीं जाते, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन जो गरीब भी है लेकिन वो मुसलमान है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं सारी जिंदगी में कोई अपनी जमा पूंजी अगर इकट्ठी करके हज कर लूं, बहुत बड़ी सादत समझता है। इसलिए उनके लिए एक मुनासिब जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले पूरी हुई है। अब उसको इतना बढ़ाकर लोगों के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दी गई है। भट्टी साहब, दो तरीके की बहस चल रही है। एक शरई बहस चल रही है, जैसे मैंने पहले बात की कि हज और ज़कात वो इबादत है कि अगर आप साहिब हैसियत है, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाएं। अब एक सियासी बहस जो चल रही है कि अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने हज को आमदन का जरिया बना लिया है, जो रियासत मदीना है, मदीना जाने का सफर ही मुश्किल कर दिया है। अब क्या हुकूमत लोगों को, अवाम को, अपोजिशन को सही तरीके से समझा नहीं पाई कि भाई ये जो अखराजात इतने बड़े हैं, ये इन वजूहात की वजह से बड़े हैं? अब एक आम आदमी तो कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज हो रहा है अपोजिशन की वजह से, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपोजिशन उनके हक की बात कर रही है। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है? हुक्मरान वक्त कोई भी हो, वो जो कानून नाफिज करता है, बीइंग पाकिस्तानी हम पे फ़र्ज है कि उस पर इम्प्लीमेंट करें। ये हुकूमत की मेहरबानी, इन्होंने जुमा पढ़ने पे टैक्स नहीं लगा दिया। ये फी कस जुमा पढ़ना 10 रुपये लगा दे तो हमें हर मस्जिद में 10 रुपये देना भी हम पे लाजिम हो जाएगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको आप कह रही हैं, और मैं भी कहता हूँ, इस वहाँ का सारा ही सूद पे चल रहा है, A to Z सूद में। तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा सजा सूद की है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का असल चेहरा है कि हम कर्जे ले रहे हैं बैरून ममालिक से, जाके सूद उतारने के लिए सूद पर कर्जे ले रहे हैं, सूद उतारने के लिए सूद पर कर्जे ले रहे हैं। रियासत मदीना की तरफ ये पहला कदम है। काश हम रियासत मदीना का रेफरेंस देने से पहले आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की सीरत पे थोड़ी सी नज़र दुरा लें। मेरे ख्याल में तो इसको नहीं कम करना चाहिए था, मेरे ख्याल में तो इसको कम नहीं करना चाहिए था। कम करना था तो भाई जो PIA में खरबों रुपए का लॉसेज हो रहा है वो कम करते पहले।
अगर नुकसानात कम करने तो रेलवे में खरबों रुपए के नुकसानात हो रहे हैं वो कम करें, स्टील मिल में खरबों रुपए के नुकसानात हो रहे हैं तो पहले वो कम करें। खुद इमरान साहब कहते थे 10 से 12 अरब रुपया रोजाना करप्शन का जा रहा है, वो खत्म करें। अगर कोई पाकिस्तान में गरीब आदमी, मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, अगर उसमें हुकूमत थोड़ा सा पैसा दे देती है तो मेरी समझ में नहीं आता इससे इकॉनमी ये 4-5 अरब बचा के कितने सुपर पावर बन जाएंगे, ये अमेरिका को कितना पीछा छोड़ देंगे। क्या कल सऊदी अरब को कर्जा देना शुरू कर देंगे, कतर को कर्जा देना शुरू कर देंगे? अगर सब्सिडी देते हैं ना तो जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आते हैं ना भट्टी साहब, वो है तो के खजाने पर 8 अरब 28 करोड़ 94,50,000 का बोझ पड़ना था अगर सब्सिडी दी जाती तो। अच्छा, अगर सब्सिडी दी जाती तो आप मेट्रो पे तो सब्सिडी दे रहे हैं, आप ऑरेंज ट्रेन पे तो सब्सिडी दे रहे हैं, आप पब्लिक के पैसों से तो अमीर तरीन पंजाब कौमी असम्बली बना रहे हैं, उसमें 2 या 5 रुपए की चाय का कप होता है, वो भी पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे हैं। यार उन चीजों में कमी करें जो आप तो खिदमत करने आए हैं सियासत में, आप तो इबादत कहते हैं सियासत को। आप 10-15 करोड़ रुपया इलेक्शन का लगा के आते हैं इलेक्शन में, और उधर कहते हैं हमारी तनख्वाहें ना 2.5 लाख रुपया कर दी जाए। और भाई आप आते हैं 2 करोड़ की गाड़ी में तो पब्लिक के टैक्स पेयर से कहते हैं हमारी अरकान असम्बली की तनख्वाहें ट्रिपल कर दी जाए, 4 गुना कर दी जाए, अनाउंसमेंट बढ़ा दी जाए, मेडिकल के अनाउंसमेंट इतने दे दिए जाए। पहले कोई भी अच्छाई, मैंने कहा हुकूमत ने किया, सब्सिडी हमें मानना पड़ेगी क्योंकि सच बोलना सच में लड़ाई लेने के बराबर होता है। मैं समझता हूं हुकूमत की तरजीहात मेरी अपनी राय में बेहतर नहीं है। इन्हें पहले बिजली चोरी तो कम से कम कर ले, आपको ऐसे 10,000 हज लोगों को करा देंगे। आप जो आपके अरकान असम्बली हैं, इनके अखराजात हैं, इनके दफातर के अखराजात हैं, इमरान खान साहब ने कहा सादगी अपनाऊंगा। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपने कहा मैं MS में रहूंगा, पाकिस्तान में हजारों ब्यूरोक्रेट सादिया जमाली साहब हैं, किसी एक ने 20 कनाल का घर छोड़ा, किसी एक के घर 10 से कम गाड़ियां नहीं है, किसी एक के घर 25 से ज्यादा मुलाजम नहीं है, टाइटल 2-2 है। इन चीजों को कमी करे यार, इनसे थोड़ी सी बेहतरी चलना शुरू होगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हुकूमत नॉन इशू को इशू बनाने पे इतनी मेहनत क्यों कर रही है। ये काम तो अपोजिशन का होता है, लेकिन खैर तो अपोजिशन इशू बना रही है, अपोजिशन इशू बना रही है। इलाली साहब आपको क्या लगता है, अपोजिशन सियासत चमका रही है इस पर, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है? बिल्कुल बड़ा अच्छा फैसला था, और मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि ये जो हमारा फ़र्ज़ है ये किस किस्म का फ़र्ज़ है। कहा गया है कि आप हज करें अगर आप उसको कर सकते हैं, यू कैन अफोर्ड इट। अगर आप नहीं अफोर्ड, मगर मैं आपको कुछ और चीज़ चाहता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें तो सुने। अगर आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए हज करने के लिए और आपका हमसाया भूखा मर रहा है, आप क्या हज जाएंगे कि हमसाया को देंगे पैसे? आप अगर आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं और इसलिए कि उसको ये नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, आपका हमसाया या आपका कोई रिश्तेदार उसकी इतनी बुरी हालत है कि शायद वो बच ना सके, क्या आपको हज जाना चाहिए कि आपको इसको पैसे देना चाहिए? खुदा के लिए देयर इज अ प्रिंसिपल बिहाइंड इट। ये ऐसे ही नहीं कहा है कि आप जाएं अगर आप जा सकते हैं। आप जाएं जब आप समझते हैं कि दूसरे जो आपके फर्ज हैं, मोर प्रेसिंग फर्ज हैं, यहां तक कि अगर आप अपने हज पर जाते हैं बेहतर तो लगेंगे, पीछे से आपका खानदान भी मुतासिर नहीं होना चाहिए फाइनेंशियली, नहीं होना चाहिए, जो खुदा भी को भी अच्छा लगेगा उसको करें ना। ये नहीं कि आप बस बैठ के चले जाए सऊदी अरेबिया और हज करने, ये क्या बात है। ब्रेक के बाद कायरा साहब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना भी इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्त के। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो इस्लामी मामलात हैं, रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर जो पाकिस्तानी अवाम है, मुसलमान है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ये कौम, जज्बाती हो जाते हैं। तो ऑपोजिशन ने इस इशू को कि हुकूमत हज पर सब्सिडी क्यों नहीं दे रही, क्यों इसको इशू बना लिया है? आपको नहीं लगता कि हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है? एक आम आदमी से, गरीब आदमी से टैक्स लेकर कैसे आप किसी दूसरे को हज करवा सकते हैं? देखिए, कुछ ट्रेडिशंस हैं जो चलती आ रही थी माजी में,
उसमें माजी में क्योंकि ये सब्सिडी दी जाती थी बाकी सब्सिडी की तरह, और ये सब्सिडी भी सारे लोगों को तो नहीं थी, जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनको तो ये सब्सिडी अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल थी। उसको गवर्नमेंट ने खत्म किया है। तो मैं समझता हूँ जी ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, जज्बाती इशू है, कौम का इसके साथ बड़ा अकीदे का इशू है। बिल्कुल। और ये भी है कि हम जब पढ़ा करते थे ना कि मैं जब चाइल्डहुड में या स्कूल कॉलेज में, तो हमें जब पढ़ाया करते थे उस्ताद हमारे, और मजहब की तालीम जब होती थी उसमें भी, तो एक दर्स हमें दिया जाता था कि अगर किसी बंदे ने हज के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं और उसके गिर्द नवाब में कोई बंदा जरूरतमंद है, जिसकी किसी बच्ची की शादी होने वाली है, किसी के घर में भूख है, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसका या कोई बीमार है या कोई बहुत जरूरतमंद है, तो उसको अगर वो दे देता है तो उसका हज अकबर हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें ये देखने की जरूरत है, हमारे उलमा कराम को देखने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत अदब एहतराम, अल्लाह के घर हाजिरी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी तो हर मुसलमान का यकीनन अकीदा है और उसका दिल करता है और उसकी ख्वाहिश होती है और वो अपनी जिंदगी में ये ख्वाब देखता है कि मैं वहां जाऊं। बिल्कुल सही। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि इस वक्त लाखों की तादाद में हमारे हुज्जाज कराम जाते हैं। उम्रे का बहुत ज्यादा रिवाज हो गया है, कई लाख लोग हर साल उम्रे पे जाते हैं, उससे ज्यादा लोग ज़ियारात पे जाते हैं। अब ये मुख्तलिफ अकीदों के लोग अपने अपने हिसाब से जाके चीजों पे इबादत पे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि उलमा कराम को, हमारे सीनियर्स को, हमारे इस मुल्क के दानिश्वरों को, पार्लियामान के मेंबर्स को, कि पाकिस्तान जहाँ पे आधे से ज्यादा आबादी खाना खाने से महरूम है, इलाज की पूरी सहूलतें नहीं है, बच्चों की शादियां होने वाली हैं, हर घर, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर शहर में डिप्रेशन है, लोगों के पास न घर है, न खाना है, न कुछ है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। ऐसे मुल्क के अंदर लोगों को अपने वो रिसोर्सेज, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने उन रिसोर्सेज को जो फ्रीजे के अलावा है, फ्रीजा तो अपनी जगह वो ताकत नहीं हो सकता, लेकिन फ्रीजे के अलावा जो चीज है उसको कुछ मिनिमाइज करने की भी जरूरत है, उसको रैशनलाइज करने की भी जरूरत है। और ये याद रखिए कि ये जो करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स, क्योंकि ये लाखों की तादाद है, थोड़ी सी तादाद जी जी बिल्कुल। हज वाले अलग हैं, उम्रे वाले अलग है, ज्यादा है, बिल्कुल सही। वाले हैं। और इसमें जितना पैसा इस्तेमाल होता है या यूटिलाइज होता है, उस पैसे का मेजोरिटी जो पैसे का लेन देन है या आमदोरफ्त है वो फॉर्मल बैंकिंग वे से नहीं होता। तो पाकिस्तान से फॉरेन करेंसी इनफॉर्मल वे से निकल रहा होता है। सही। ये भी देखने की जरूरत है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस मामले को लार्जर पिक्चर में पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, इस मुल्क की गुर्बत और बेरोजगारी के हवाले से हुकूमत वक्त का फैसला दुरुस्त है, बावजूद इसके कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी कहा कि हुकूमत को देनी चाहिए सब्सिडी। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, इसको इस छोटे से एंगल में देखने की जरूरत नहीं है। हुकूमत का फैसला एक हद तक पार्शली अपनी जगह, उसके ऊपर एतराज भी है, नहीं भी है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ इसको बड़े बड़े पिक्चर पे, टोटलिटी में देखने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब। भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ यू टर्न लेने की माहिर है, अपोजिशन ने जरा प्रेशर डाला, तो आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की जो ये हुकूमत है ये सब्सिडी दे देगी, अपना ये फैसला वापस ले लेगी सब्सिडी ना देने का? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ये वापस लेगी, क्योंकि रियासत मदीना में मैंने तो सुना है सूद का तस्वर भी नहीं। किसी आलम दीन को आप टीवी पे लें अभी और उससे पूछें कि रियासत मदीना में सूद के बारे में मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया है, बिल्कुल सही। उसके बाद मेरा ख्याल है ये रियासत मदीना नहीं करेंगे। मेरी एक गुजारिश है कि वाकई ही सब्सिडियाँ नहीं देनी चाहिए मुझे, लेकिन कौमी असम्बली पे लगने वाले अरबों रुपए उस पर एतराज़ है। अगर उस पर लगे हुए गरीब आदमी के पैसे, वो MP MN जो 2.5 करोड़ की गाड़ी पे आता है और अपना 5 लाख कहता है मुझे करे जाए, अगर उसके गरीब आदमी को सब्सिडी दे भी जाए, लेकिन ये हुकूमत तो खर्चे कम है ना, ये तो इनकी पॉलिसीज में शामिल है ना भट्टी साहब। देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो नहीं रह रहे, जो स्टाफ पहले था सैकड़ों की तादाद में वो नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने गुजारिश की है, बजट के पाकिस्तान का -1% किस किस में कम किया, 4 भैंसें बेची, इससे पाकिस्तान में क्या आपने F-16 कितने खरीद लिए? आपके वजीर आला पंजाब 26-28 गाड़ियों में जाते हैं, अपनी गाड़ियों में जाते हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी के वही दफातर है, वही घर है, वही तर्ज जिंदगी है,
कहाँ कहाँ कमी आई मुझे ये बताएं। इमरान खान साहब का जो अपना स्टेप था अच्छा था, लेकिन अगर वो नीचे तक नहीं आता और उसका रिजल्ट जीरो होता है तो फिर मैं समझता हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब आप हुक्मरान होते हैं तो उस वक्त देखना होता है कि आपके इक़दाम जो कर रहे हैं आप आम शहरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही, या किस हद तक आ रही है। अगर उसके समरात गरीब आदमी के घर तक नहीं जा रहे तो आपकी हर स्ट्रेटेजी फेल है। अगर उधर जा रहे हैं लोग बेहतर पहले की निस्बत ज़िंदगी गुजारना लग पड़े हैं या कुछ बेहतरी आ गई है तो फिर समझे आपकी पॉलिसियों से आवाम मुतमिन है। सिर्फ तकरीरों में दूसरों को बुरा भला कह लेना। लेकिन जो सरकारी खर्चों से हज होते थे वो भी खत्म होने चाहिए। फिर भट्टी साहब, सरकारी खर्चों पे बड़े लोगों ने हज किए हैं। देखें, नहीं वो वापस रहे पैसे, अमीर अमीर लोगों को साफियों को लेकर जाते रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं मुस्तहिक बंदों को। मैं आपको बताता हूं, ये पीपल्स पार्टी वाले जो आज बड़ी तनकीद कर रहे हैं, एक दफा 250 बंदे को उम्रे पे ले गए। तो मुझे भी किसी ने कहा, मैं क्या यार, मैं तो इतनी सैलरी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। ये किस कायदे में लिखा, मेरी जगह किसी बेबस गरीब रेडी बान को भेजे? आप तो बेवकूफ हैं। मैंने आज तक सरकारी विजिट नहीं किया। क्यों सरकारी साफियों को लेके जाते हैं? उससे अवाम की क्या खिदमत है? अगर पीएम कहीं विजिट पे जाता है, सीएम विजिट पे जाता है, एक जहाज पकड़ कर शहबाज शरीफ साफियों को ले जाता था, अगले दिन वो 3 प्रोग्राम उसके हक में कर देते थे, 5 कॉलम लिख देते थे। आपको नजर नहीं आ रही, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं हो रहा ऐसे। अब तो साफी, आपको पता है अब क्या सिचुएशन चल रही है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे एक अदारा बता दें जिसमें -1% बेहतरी आई हो, ताकि मेरा भी काम है ना अच्छे कामों की तारीफ करूं। खुदा ना खास्ता हुक्मरानों से हमारी नाराजगी तो नहीं है, चाहे मुशर्रफ हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ या इमरान खान साहब हो, किसी एक अदारे में जो बेहतरी आई है मुझे बता दें, कल मैं उसका सर्वे कर लेता हूं। आप अपना कोई रिपोर्टर भेज दें किसी एक अदारे में सिंगल। क्या आज भी पटवारी को पैसे दे के फर्द नहीं मिल रही? क्या आज भी अपर का एक्साइज के नंबर देने के लिए 2000 कमीशन नहीं देना पड़ रही? क्या आज भी जो दाता साहब में सलाम करने जाता है उससे 20 रुपए 10 की बजाय 50 नहीं लिए जा रहे? क्या आज इरिगेशन में अरबों रुपए की करप्शन नहीं हो रही? कोई एक बेहतरी तो बता देना। क्या कस्टम हज करप्शन स्कैंडल भी हमारे सामने है। हिलाली साहब, हज करप्शन स्कैंडल भी 2010 का वो हमारे सामने है। चल, लेकिन शादिया आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मदीने की रियासत में हज का माल खाने वाले को किसको सजा मिली है, उनके नाम बता दें। चले, मुझे तो नहीं पता किसको सजा मिली है। रिहा होते देखा है लोगों को, बरी होते देखा है लोगों को। आप बता दें। आज नवाज शरीफ साहब को सर्विस अस्पताल किया गया है। आपको पता है हुकूमत की उस मूवमेंट पे कितना पैसा लगा? 4.5 लाख रुपया। ये कितने कैदियों को सहूलत मसर है? तो बाहर भेज दें इलाज के लिए। ये तो इस वक्त 1.25 लाख इलाज के लिए बाहर भेज दें। की जेलों में बंद है। वो तो डील हो गई है, वो तो जाना ही जाना। रोक सको तो रोक लो। अच्छा। मैं कह रहा हूं वो जाना है उन्होंने, ये तो राइटिंग ऑन दी वॉल है। मैं ब्रेक ले लूं जरा। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर इशफाक हसन हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माहिर मुआशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है, इसका ऐलान किया है, हम सब जानते हैं कि 90s में जब भारत में इकोनॉमी क्राइसिस आया था, इसी तरह की एक स्कीम भारत में भी 90s में, अर्ली 90s की ये बात है, जब शुरू की थी, तो काफ़ी ज़्यादा भारतीयों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था और उनको फ़ायदा भी बहुत हुआ था। तो अब पाकिस्तान में ये स्कीम आपको क्या लगता है कि किस हद तक फ़ायदा दे सकती है हमारी इकोनॉमी को, और सबसे बढ़कर क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अट्रैक्ट होंगे इससे? जी थैंक यू। सबसे पहली चीज़ यह है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा इक़दाम है, और मुझे याद है कि हमारी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जब पहली मीटिंग हुई थी ग़ालिबन सितंबर के महीने में, बल्कि ये सेकंड मीटिंग थी, तो उस वक्त मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि किस तरीके से हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप को फिल कर सकते हैं। तो एक पूरा टेबल मैंने बना कर दिया था, तो उसमें कि कहाँ कहाँ से आपके फ्लोज आ सकते हैं। तो इसमें मैंने इसका नाम रखा था नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बॉन्ड। इसका नाम अब पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट कर दिया गया है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। देखें,
हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हर महीने अपने घरों को जो यहाँ भेजते हैं, लेकिन ये सारा पैसा नहीं भेजते हैं, इनके बाकी पैसे वहाँ बैंकों पे पड़े रहते हैं सेविंग की शक्ल में। तो ये जो बॉन्ड फ्लोट किया गया है ये उन सेविंग को टैप करने के लिए किया गया है। और जैसा आपने शुरू में कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि हिंदुस्तान ने भी जब 1991 में इंडिया फेस सीरियस बैलेंस पेमेंट क्राइसिस, तो इंडिया ने भी उस वक्त नॉन रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड फ्लोट किया था और गालिबन मुझे याद है कि 20 से 25 बिलियन डॉलर इंडिया को मिला था उसमें। लेकिन इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा थी, उनके एक्सपैट्रिएट बहुत ज़्यादा थे, तो हमें भी उम्मीद है कि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने रखा था कि कोई साल के अगर 500 मिलियन डॉलर भी आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़े इसमें सहूलत। भट्टी साहब, ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल इतनी ज़्यादा आइडियल नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सके, आपको क्या लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तानी? देखें, ये हुकूमत की तरफ से तो मैं समझता हूँ अच्छा स्टेप है। सही। अब ये कामयाब कितना होता है इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। माजी में भी आपने मुल्क बचाओ पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई तो लोगों का एतमाद नहीं रहा दरअसल हुकूमत पे। अब इमरान खान की हुकूमत इन कंपैरेटिवली सबसे बेहतर है, लेकिन आपको मेरे ख्याल में यूरोप अमेरिका से तो आप एक से दूसरी दफ़ा पैसे भेजे तो आपको नोटिस आ जाता है भाई आप इधर टैक्स इतना देते हैं, ये मिडल ईस्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा। और देखना यह है कि हुकूमत जाके लोगों को कितना कन्विंस करती है। पहले तो हमारे जो बाहर है उनका पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद नहीं था। इमरान खान साहब के बाद आने के बाद इमरान खान साहब को तवक्को थी कि बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, जब वो कि जिसका उसका 5% भी नहीं आया। उसकी रीज़न ये है कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए नज़र नहीं आते, लेकिन इकानमी को उठाने के लिए ये स्टेप एक अच्छा है। लेकिन इसके लिए आपको मुल्क में इंडस्ट्री लगाना होगी, बिजली को सस्ती करनी होगी, गैस को सस्ता करना होगी, लोगों को रोजगार देना होगा, आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। ये स्टेप अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको कामयाब करने के लिए जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे खासी एफर्ट्स की ज़रूरत है। खाली एक बयान हद तक एक पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद इसके समरात नहीं आएंगे जब तक इस पर स्ट्रगल ना की जाए। बिल्कुल। हिलाली साहब, देखिए 2-3 चीज़ें हैं इस बॉन्ड के बारे में जो मेरे ख्याल में बड़े अच्छे हैं। एक बात तो ये है, जैसे डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि ये बॉन्ड ये 100,000 और 50,000 में नहीं, ये छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में भी मिलते हैं 5,000 का। तो उसका मतलब ये है कि कोई टैक्सी ड्राइवर हो, कोई ये कोई वो भी ये बॉन्ड ले सकता है और उसको भी 2 दफ़े साल में उसको रिटर्न मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से अच्छा है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने सही कहा, कुछ एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 500 मिलियन मिले, मगर मैंने ये भी सुना है कि कुछ समझते हैं कि उससे काफ़ी कम मिलेगा। अब आई डोंट नो क्यों वो समझते हैं, वो उनका उन लोगों का ख्याल ये है, वो एग्री करते हैं, ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, मगर वो कहते हैं शायद थोड़ा सा रिटर्न जो हो अगर 7% होता, इसलिए कि रिस्क पाकिस्तान में थोड़ा बड़ा है। मगर ब्रिटेन में मिसाल के तौर पे इस वक्त पाउंड के लोन अगर आप लें तो 4% पे आपको मिल जाता है। हम दे रहे हैं 6.25 3 साल के लिए, 4 और इसमें है फ़र्क बिल्कुल सही, मगर कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जनरली स्पीकिंग बड़ा अच्छा स्टेप है। इंशाल्लाह इससे अच्छे पैसे आए तो बड़ी अच्छी बात होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात की कि मुल्क दिवालिये की हालत में है, IMF के पास भी जाएंगे, जबकि पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट अहम किरदार अदा कर सकता है। बात यह है कि चाइना से भी $2.5 बिलियन मिल गया, सऊदी अरब से भी पैसे मिल गए, UAE से भी पैसे मिल गए। क्या अब भी IMF जाने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि मैं तो आपको सबको पता है कि मैं डे 1 से इसका मुखालिफ हूं। बिल्कुल। अभी आप देखें, हम IMF में तो नहीं गए, लेकिन दुनिया के इन्वेस्टर हर रोज़ पाकिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान में काफ़ी पोटेंशियल है। ये 200 मिलियन की एक मार्केट है और हम अभी डायरेक्शन अभी ठीक लिया है, स्पीड थोड़ा पकड़ने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क में ब्लीडिंग हो रही होती है जब ज़ख्म में ना, तो
तो जब ब्लीडिंग हो रही हो तो सबसे पहला काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, उसके बाद फिर आप मरहम पट्टी करते हैं। तो इस वक्त ब्लीडिंग रोकी जा रही है, लेकिन ये जख्म भरेगा तो फिर आप देखेंगे कि मरीज भी ठीक हो जाएगा। तो लोग अभी तो ब्लीडिंग रोकी जा रही है और हर रोज आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई इन्वेस्टर इस मुल्क में आ रहा है। तो ये तो IMF के जाए बगैर ही आ रहा है यहाँ पर। तो मेरा ये व्यू है कि अंडर द चेंजिंग ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट, पाकिस्तान जो है माजी में जाता रहा है IMF में, लेकिन उस वक्त वो अमेरिका के राइट साइड पे खड़ा था, आज उसके रॉन्ग साइड पे खड़ा है। तो इसलिए ये IMF वो IMF नहीं होगा जो पिछली वाली हुकूमत के साथ में था। ये वो IMF होगा जिसकी दोनों आंखें जो है पीछे की तरफ चली जाएंगी। तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट किस्म का IMF होगा, इसलिए हमें बचना चाहिए। और जो इक़दाम हम कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को भी इसका इल्म है, इसीलिए आप देखें कि वो सऊदी अरब और कतर, सॉरी UAE, चाइना इधर विजिट करते रहे। हर जगह से आपके पास डॉलर भी आ रहे हैं। तो ये इसलिए आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि अगर मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा भी है अपने ये फॉरेन ऑफिस में, जब वो एनवाइस कॉन्फ्रेंस थी तो उस वक्त भी या उसके फौरन बाद ही उन्होंने पाकिस्तान के कुछ एंकर पर्सन के साथ मीटिंग की, तो वहाँ भी कहा कि IMF का जो रवैया है मेरी हुकूमत के साथ वो डिफरेंट है कंपेयर टू जो पिछली हुकूमत के साथ में था। ये बिल्कुल होगा, पिछली हुकूमत के साथ जो रवैया था, इस रवैये में आसमान और लेकिन ज़मीन साथ ही कहते हैं कि शराइत बड़ी सख्त है। ये इनके वजीर खुद कहते हैं कि नहीं जाएंगे, शराइत बड़ी सख्त है, फिर रवैया क्या होंगे सख्त? मैं तो यही तो कह रहा हूँ, फिर रवैया कैसे? यही कह रहा हूँ शराइत बहुत सख्त है। हिलाली साहब मगर मैं दो चीजें जल्दी से अगर कह दूं। पहली बात तो यह है, मुझे लोग कहते हैं कि IMF को अमेरिका जो है वो ज्यादातर कह रहा है कि सॉफ्ट एटीट्यूड लो, इसलिए हम बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं अमेरिका के साथ ऑन दी अफगानिस्तान इश्यू। तो वो चाहते हैं कि हमारे भी मुश्किलात जो हैं फाइनेंशियल थोड़े अच्छे हो जाएं। अमेरिका, आपको पता है ना, आप उनको मदद करेंगे तो कहते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें। मगर मैं कुछ और सुना हूं। मैंने ये सुना ये है कि देखिए IMF को परवाह नहीं है, आप उनसे 3 बिलियन लें, 6 बिलियन लें, 9 बिलियन लें, उनकी जो कंडीशनैलिटीज हो रही हैं वो ऑलमोस्ट द सेम होंगी। क्यों? उन्होंने देखना है कि आपका 92 बिलियन का डेट है। अब भाई 92 बिलियन का डेट, आप कैसे पैसे उसको वापस करेंगे? इन अदर वर्ड्स, आपका कैश फ्लो क्या है? आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको सब्सिडीज कम करना पड़ेगा। वो हर वक्त वो देखेंगे कि भाई ये पैसे आप वापस कैसे करेंगे। तो मेरा ख्याल में शाजिया, मेरा मतलब गैस महंगी हो रही है ना, तो वजीर पेट्रोलियम ने यही तो आज कहा है कि इतना खसारा हम कैसे पूरा करेंगे, इतने इतने बिल आ रहे हैं घरों में और इतने आप उसको गैस महंगी। मैं तो हैरान रह गई उनकी ये मंतक सुन के कि खसारा कैसे पूरा करेंगे। शादिया मैं अर्ज करूं? जी भट्टी साहब। शादिया, मैं आपको बताता हूँ, बैकडोर डिप्लोमेसी में IMF के पास हमने जाना है और उनकी शराइत के मुताबिक ही जाना है। ये बात आप आज नोट करके रख लें, प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। मेरी वजारत खजाना के अहम तरीन शख्सियत से बात हुई है। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब को जो माशी तौर पर तबाह हाली में पाकिस्तान मिला है ना, तबाह हाली में ऑप्शन कोई नहीं है। आप फिलहाल 2-3 मुल्कों से पैसे मांग रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, 1 साल बाद क्या होगा जब वापस करना होगा? तो IMF के पास आपने जाना है और उन्हीं की शराइत के मुताबिक जाना है। टैक्सेस भी लगेंगे, महंगाई भी होगी। मेरा ख्याल है हुकूमत के पास इसके अलावा और ऑप्शन कोई नहीं है। कितने दिन और मजीद निकाल लेंगे? वेंटिलेटर पे जब कोई हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसका बचना। तो IMF के पास जाना तो शायद बुरी बात नहीं, हाँ उनके जो लिए हुए करते हैं उसे बेहतर तौर पर अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाया जाए तो बेहतर है। माजी में खातर है, अगर इमरान खान साहब लीकेज रोक लेते हैं कर्जा लेके तो बेहतर होगा। लेकिन जाना है, ये आप रिकॉर्ड करके रख ले हिस्सा। बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड कर लिया और जब चले गए हम जरूर आपका ये शॉट चलाएंगे कि भट्टी साहब कह चुके हैं कि हम जरूर जाएंगे। डॉक्टर साहब, अफराते ज़र की ऐड करूं थोड़ा सा? हाँ जी, प्लीज 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 डॉक्टर साहब, साथ मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मैंने जो ये अफराते ज़र पर पूछना है जिसकी शरह 7.2% बढ़ी है, इसकी क्या वजह है? कि आम आदमी तो बहुत ज्यादा हिट हुआ है इस पर। जी, मैं ये पहले जरा IMF के बारे में बता दूं। जी। एक तो ये कि IMF का पैसा जो है वो अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होता है,
वो सीधे सीधे स्टेट बैंक में आता है और उसके रिजर्व को बिल्ड करता है। इसका सिर्फ यही और काम है और इसके अलावा कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि जब 1.5 दर्जन लोग कैबिनेट के अंदर और कैबिनेट के बाहर हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर को डरा रहे होंगे ना कि अगर नहीं गए तो सर ये हो जाएगा, अगर न जाए तो आपकी ये होगी, और मेरे जैसे 1-2 लोग, मैं हूँ या शायद जावेद बरकी साहब है और एक आध और लोग होंगे, वो हम कहते हैं कि सर इसके बगैर भी आप जिंदा रह सकते हैं और अच्छे तरीके से जिंदा रह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर देखता है कि मुझे तो 1.5 दर्जन लोग रोज सुबह आके यही मुझे बता रहे होते हैं। तो इसलिए जो भट्टी साहब कह रहे थे कि जाना है, मेरा भी ख्याल है कि वो जाएंगे, क्योंकि 1.5 दर्जन लोग अगर रोज की सुबह किसी एक शख्स को कह रहे हैं कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो कब तक मुझे आपकी वो बात हमेशा याद रहती है जो आप ये कहते हैं ना, जो IMF गया अगले टेन्योर में वापस नहीं आया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी कही है कि सर जिस दिन आप जाएंगे IMF में, अगले टेन्योर में आएंगे, आप देख रहे हैं कि 2008 में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, 13 में नहीं, वो IMF में गई, 2013 में इलेक्शन हार के चली गई। PMLN की हुकूमत 2013 में आई और IMF में गई, 2008 के इलेक्शन हार के चली गई। तो 2019 में आप जाएंगे और 2023 के इलेक्शन में आप जीत सकते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपके जो 2 अहम इनिशिएटिव है ना कि 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, ये अपने एजेंडे से खारिज कर दें। ये खारिज है, क्योंकि आप देखें कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का कहां से कहां पहुंच गया है। अभी सिर्फ मैं आपको बता दूं, यूटर्न लेने का मशवरा दे दिया उनको, करेंसी हमने जो आगे लेने के ये डॉक्टर साहब अगर IMF में जाएंगे तो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादा देर नहीं चलेंगे। नहीं, ये मैंने कहा है प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल कहा है। अच्छा डॉक्टर मेरे किया है, लेकिन ये कड़वा सच शायद उन्हें कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें, वक्त कम रह गया। अफरात ज़र की शरह 7.2% कैसे बढ़ गई, जो दिसंबर में 6.2% थी? देखिए ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज है गैस की प्राइस में, 85% एवरेज इंक्रीज हुआ है, 85%। उसमें फिर आप LPG की कीमत बढ़ी है कोई 25-30%, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ गए हैं 50%। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज है जिसकी वजह से 1% इन्फ्लेशन बढ़ा है। मैं अभी भी कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि ये गैस की प्राइसेस की तरफ नजरसानी करें। सही। अगर मुझ जैसा एक टीचर आदमी जो लड़कों को पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, पिछले साल दिसंबर के महीने में मेरा 8,300 रुपए का बिल था, इस मरतबा 30,000 का है, 30,000 का है। तो आप बताएं कि मुझसे ज्यादा और भी लोगों के बिल आए हैं। मैंने भी पिछले महीने 30,000 ही जमा करवाया। आदमी बर्दाश्त कर सकता है? जो हमारे प्यून चपरासीज हैं उनके घर के बिल 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। तो ये जो है देखने की जरूरत है, हर तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही एडजस्टमेंट की है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया है। 1% इन्फ्लेशन और फिर हमें मंतक पेश की जाती है जी कि खसारे को कैसे पूरा करना है। अच्छा शादिया मेरी डॉक्टर साहब के लिए दुआ है। इस गुफ्तगू के बाद भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइजरी कमेटी में रहे, मेरी दुआ है इनके लिए। चले इस दुआ के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। परसों हमारी मीटिंग है, मैं जाऊंगा उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरी मीटिंग है और सही, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, इलाली साहब, मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।